वेलकम बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, मतलब कि पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बार बार कहता हूं, एमसीक्यू तुक्के में नहीं लगता। अगर एक दो क्वेश्चन सही हो भी गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना थ्योरी पढ़े, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगा सकते हैं। सो पहले एमसीक्यू लगाने से पहले थ्योरी को करिए क्लियर। इसलिए मेरे इस चैप्टर के बनाए गए सारे वीडियोस को पहले देखिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम जड़ से स्ट्रांग हो जाएगा। आप कभी नहीं भूल सकते इस चैप्टर को। सो पहले थ्योरी पढ़िए और फिर लगाएंगे एमसीक्यू। चलिए हम लगाते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने थ्योरी पढ़ा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? The nature of parallel and anti-parallel currents are। कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब हमारे पास दो करंट हों, एक हमारे पास इस तरह अपवर्ड, दूसरा भी अपवर्ड, मतलब दोनों पैरेलल हों। फ्लेमिंग का जब लेफ्ट हैंड रूल आप लगाएंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर आप लगाएंगे तो इस पर फोर्स इधर आएगा, ये वायर नंबर 2, ये वायर नंबर 1। वायर नंबर 2 की वजह से वायर नंबर 1 इधर आएगा, वायर नंबर 1 की वजह से वायर नंबर 2 इधर आएगा। तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करने वाले हैं। वहीं अगर हम एंटी पैरेलल की बात कर लें, एंटी पैरेलल, फिर से वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, तो वायर नंबर 1 वायर नंबर 2 को ढकेल देगा, जाओ मेरे पास ना आओ। और वायर नंबर 2 कहेगा तो मुझे कौन सा इंटरेस्ट है, तुम भी जाओ मेरे पास ना आओ। और इस केस में क्या होगा? इस केस में रिपल्सन होगा। जब दोनों पैरेलल जा रहे होंगे साथ साथ, एकदम दूसरे के साथ साथ, दोनों अट्रैक्ट कर लेंगे आपस में। लेकिन दोनों जब पैरेलल, एंटी पैरेलल जा रहे होंगे तो दोनों मुंह बना के ऐसे रिपल कर लेंगे। इस बात को याद रखिए, जब साथ साथ जाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, जब उल्टा जाएंगे तो रिपल करेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? कौन सा आंसर सही है? पैरेलल करेंट्स अट्रैक्ट, दिस वन, और एंटी पैरेलल करंट रिपल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग shows that the अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट? अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसे पता चलेगा? कौन सा कॉन्सेप्ट हमें यह बता देगा कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? क्योंकि अर्थ के पास होता है मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते होंगे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को बचाता है। जिस तरह से ऑक्सीजन जरूरी है, जिस तरह से सन की लाइट जरूरी है, और जिस तरह से पानी जरूरी है, जिस तरह से सब कुछ जरूरी है, ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत जरूरी है। अगर सोचो कभी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाए तो क्या होगा पता है? बहुत सारे एस्टेरॉइड्स आकर धरती पे धम धम गिरेंगे, कोई इसे रोकने वाला नहीं होगा। दूसरी बात और क्या हो सकता है? जो खतरनाक रेज आती है ना सन से, उसे भी रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो अपना मालिक ऊपर वाला। बच गए तो बच गए, नहीं तो चले गए। सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। सो कैसे हम मान लें कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है? कौन सा कॉन्सेप्ट है? हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे, इसके नॉर्थ पोल को अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ रख देंगे। ठीक है, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ हम इसको रख देंगे ऐसे करके। और हम क्या देखते हैं? सरप्राइज, इन दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आता। अगर हम यहां कंपास लेके जाएंगे तो कंपास कंफ्यूज आ जाएगा कि हम कहां जाएं। एक तरफ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, एक तरफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, हम जाएं तो जाए कहां? तो कहेगा जाओ हटो, हम कहीं नहीं जाएंगे, चुपचाप पड़े रहेंगे। तो
कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। सो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, इसे बोलते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हैं इसको न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। उसी तरह हम इसको अगर पलट देते हैं, हम अर्थ के नॉर्थ की तरफ अपने मैग्नेट का साउथ पोल कर देते हैं, तो भी हमें दो मिलेंगे नल पॉइंट, एक यहां मिलेगा और एक यहां मिलेगा। इसे कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। और ऐसा मिलने की वजह से हम समझ जाएंगे कि कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बाहर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को असर कर रहा है। वरना न्यूट्रल पॉइंट तो नहीं मिलता हमें। न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो नल पॉइंट है ये बता देता है हमें कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। सो कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट सही होने वाला है? ऑप्शन नल पॉइंट। ये देखिए, नल पॉइंट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के पास हमें नल पॉइंट मिलता है। इसी से हमें ये पता चल जाता है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन नंबर आगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, इन अ साइक्लोट्रॉन अ चार्ज पार्टिकल। क्या है साइक्लोट्रॉन? चलिए आप बताइए, सभी ने कभी न कभी आटा चक्की जरूर देखा होगा। तो ये बताइए, आटा चक्की में होता क्या है? गेहूं पिसता है, आटा बनता है, सीधी बात। बहुत से लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हो भैया? तो जा रहे हैं आटा पिसाने। अरे आटा पिसाने नहीं जा रहे हो, गेहूं पिसाने जा रहे हो, और गेहूं पिसने आटा बनेगा। तो खैर छोड़िए, उनकी मर्जी है। तो गेहूं पिसाने की मशीन यानी आटा चक्की में क्या पिसता है? गेहूं। चलिए, ठीक उसी तरह से तेल जो निकलता है मशीन से, उसमें क्या होता है भाई? उसमें सरसों से तेल निकलता है, सीधी बात है। हर मशीन की अपनी अपनी एक खासियत होती है, कोई कुछ के लिए होता है, कोई कुछ के लिए होता है। साइक्लोट्रॉन भी आप एक डिवाइस कह सकते हैं, मशीन कह सकते हैं। उसमें क्या होता है? देखो, हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। सोचो, हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है और हम चाहते हैं एक चार्ज पार्टिकल जो बहुत हाई स्पीड में हो, लेकिन उतनी हाई स्पीड में हमें चार्ज पार्टिकल मिल नहीं रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हमने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम रखा साइक्लोट्रॉन। इसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल को डाल देते हैं। किसके अंदर? साइक्लोट्रॉन के अंदर। और जब वो बाहर निकलता है ना, तो उसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, और यही हम चाहते हैं। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर उस चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होता है? उस चार्ज पार्टिकल का स्पीड लगातार बढ़ाया जाता है, लगातार हर रिवॉल्यूशन के पास बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है। मतलब उस चार्ज पार्टिकल को उस साइक्लोट्रॉन के अंदर डालते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे स्पीड बढ़ाना है। और स्पीड कब बढ़ता है? जब एक्सेलरेशन होता है। तो हर टाइम चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता रहता है। सो अंडरगोज एक्सेलरेशन ऑल टाइम। ये दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इन अ साइक्लोट्रॉन अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सेलरेशन ऑल द टाइम। साइक्लोट्रॉन के अंदर चार्ज पार्टिकल हमेशा एक्सेलरेट करता रहता है, क्योंकि मुझे उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज अ काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अ चार्ज पार्टिकल विल नॉट मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पर, एक्सेलरेटेड। देखिए, एक और बात, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, इसका क्या मतलब होता है? इसका दो मतलब होता है, ध्यान देना एकदम, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका दो मतलब होता है। पहला मतलब, या तो आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन, और स्पीड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखिए, डायरेक्शन रखिए, आप चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, और मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखिए। और या फिर आप मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखिए, कांस्टेंट, और डायरेक्शन को कर दीजिए चेंज।
उल्टे सेम हो गया, सेम हो गया। मैग्नीट्यूड को कर दीजिए आप चेंज, मैग्नीट्यूड को आप कर दो चेंज, और डायरेक्शन रखो कांस्टेंट, कांस्टेंट, या फिर दोनों रहे चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट का मतलब या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है बार बार तो भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और या फिर स्पीड जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम है। मैं समझाता हूं आपको। देखिए, सपोज कीजिए कि आप एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, मान लिया मैंने, आपकी स्पीड कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन बार बार आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप भले ही 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, हम मान लेते हैं कि आप जा रहे हो सीधा एकदम स्ट्रेट ऐसे, और आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तब भी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए सवाल क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, अब एक बात और समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अगर ऐसे हो, मान लीजिए प्लस हो, ये माइनस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है? प्लस से माइनस की तरफ धक्का। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर आ गया तो उससे फोर्स फील होगा। कौन सा फोर्स? कूलम्स लॉ वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर अगर कोई चार्ज आता है तो फोर्स फील करेगा, ये सीधी बात है। अगर कोई फील्ड है और वहां पे कोई आएगा तो कुछ तो फील करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ जाता है तो वो एक फोर्स फील करता है, और फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी फोर्स डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अब देखो, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, आप जानते हो जो E होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, Q बाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, फोर्स घटता जाएगा। कुल मिलाकर ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का स्पीड चेंज होगा, चेंज होगा, कांस्टेंट तो नहीं होने वाला है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को बदल देगा, चेंज कर देगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड स्पीड चेंज नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड चेंज नहीं करता है, तो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा देता है भाई। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को ले जाएंगे तो वो घूमने लगेगा। ऐसे समझिए, ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, इसको फेंका अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मूव करने लगा सीधा। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया क्योंकि वो मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर हमने इसको फेंका मैग्नेटिक फील्ड में तो ये घूमने लगेगा, तो भी इसका वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होगा लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे अर्थ की मान लेते हैं, अर्थ घूम रही है ना, अर्थ की स्पीड कांस्टेंट है, विथ कांस्टेंट स्पीड घूम रही है, लेकिन उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, तो अर्थ की वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका वेलोसिटी चेंज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका वेलोसिटी चेंज करता है, सीधी बात है। अगर दोनों में कोई भी रहा, दोनों में कोई भी रहा तो डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी। दोनों में कोई भी रहा तो स्पीड चेंज होगी, ये बात याद रखें, सॉरी वेलोसिटी चेंज होगी। समझ में आया? ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करा देगा तो वेलोसिटी चेंज, मैग्नेटिक फील्ड घुमा देगा तो डायरेक्शन चेंज, सॉरी तो वेलोसिटी चेंज। मतलब अगर दोनों में कोई भी हुआ तो स्पीड यानी वेलोसिटी चेंज होने वाली है। अब ऑप्शन देखिए, यहां क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो सही बात है। मुझे चाहिए क्या? वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, सही है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो और अच्छी बात है, तो भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। सी देखिए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहां क्या है, यहां है दोनों जीरो। अगर दोनों जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, कोई फील्ड ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तब तो आप चार्ज पार्टिकल फेंकोगे तो वो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। मतलब दोनों में कोई भी रहा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। हम चाहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इसके लिए मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, और वो है डी ऑप्शन। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। इन तीनों कंडीशन में हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। पहले कंडीशन में ये घूमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये घूमेगा, डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज। दूसरे कंडीशन में दोनों नहीं जीरो हैं, दोनों हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा। तीसरे कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा लेकिन एक्सेलरेशन होगा। चौथे केस में दोनों नहीं है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हम जाएंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कोई ना कोई होना चाहिए और इन तीनों में कोई ना कोई है, इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी लेट हो गया समझाने में। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। An electron is projected with a uniform velocity along the axis of a current carrying long solenoid which is the following true। अब देखो, फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो जरा यहां ध्यान देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहां पर एफ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, फोर्स हो जाएगा 0। तो यही बात यहां कह रहा है, अगर ये सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कुछ इस तरह से है और इसी की तरफ आप फेंक रहे हैं उसको, तो उनका दोनों बीच एंगल 0 होने वाला है। इसका मतलब इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, जिधर फेंकोगे उधर ही चुपचाप चला जाएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है। सो द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि साइन थीटा 0 हो गया, सॉरी साइन थीटा 0 हो गया क्योंकि थीटा क्या हो गया 0, सेम हो गए बी और वी का डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not correct? सैगट्रॉन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? तो देखिए बताता हूं आपको, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि सैगट्रॉन में जब हम किसी आयंस को डालते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को डालते हैं तो वो सर्कुलर मोशन करता है क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए मजबूर करता है, सीधी बात है भाई। तो सैगट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलर मोशन करता है, तो कोई भी पाथ नहीं ले सकता, सर्कुलर पाथ ही लेगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है चार्ज पार्टिकल्स एंड आयंस इन सैगट्रॉन कैन मूव ऑन एनी ऑर्बिटरी पाथ। गलत बात है, क्या होना चाहिए, सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब ये गलत है और ये गलत ही हमारा आंसर सही है क्योंकि पूछा गया नॉट करेक्ट, कौन सा नहीं करेक्ट है। जो गलत है वही मेरे लिए सही है, तो ये गलत स्टेटमेंट है और ये इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द परमिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, हम जानते हैं जो परमिबिलिटी होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो होता है स्मॉल, छोटा होता है लेकिन 1 से ज़्यादा होता है। ये आपको याद रखना होगा कि परमिबिलिटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए परमिबिलिटी 1 से ज़्यादा होता है लेकिन थोड़ा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड व्हिच इज द फॉलोइंग इज। बिल्कुल रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा सही था, सो ये रिपीट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द कन्वर्जन ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, मैंने पिछली क्लास में बताया था अभी कि अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आपको गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस आपको सीरीज में ऐड करना होगा। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जब आप हाई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए कहाँ है सीरीज, यहाँ सीरीज है और यहाँ पर है स्मॉल वैल्यू, गलत बात है। रेसिंग रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू, ये सही है। लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। आगे बढ़ते हैं।
A charged particle is moving in the cyclotron which affect the radius of path of this charged particle will occur when the frequency of the ratio frequency field is doubled. देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास टी होता है, मैं आपको समझाता हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। जो रेडियस होता है साइक्लोट्रॉन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका जो रेडियस होता है वो होता है mv अपॉन क्यूबी, मैंने बताया था आपको। और अगर हम बात करें यहां पर टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है हमारे पास, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। 2 पाई आर ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया v। v की वैल्यू जब यहां से उठा के रखेंगे तो क्या आएगा? यहां हो गया 2 पाई आर अपॉन v। ठीक है, फिर समझिए, एक साइक्लोट्रॉन के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो उसका रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा mv अपॉन क्यूबी, ठीक है। अब उसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होता है क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी एक चक्कर में? 2 पाई आर। स्पीड कितनी होगी? v। अब r की वैल्यू आप उठा के यहां पुट करिए, t कितना आ जाएगा? 2 पाई r है mv अपॉन क्यूबी और यहां पर है v। v यहां से कट गया, ठीक है। क्या मिला हमें? 2 पाई m अपॉन क्यूबी। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टी, दैट मीन्स क्यूबी अपॉन 2 पाई एम, यही होता है फ्रीक्वेंसी। क्या मैं पढ़ना चाह रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि किसी भी साइक्लोट्रॉन में जब एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ लेता है जिसका रेडियस है ये, जिसका टाइम पीरियड है ये वाला, और जिसकी फ्रीक्वेंसी है ये। अब यहां ध्यान देखो, जो टाइम पीरियड है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो कहीं से भी रेडियस पर डिपेंड नहीं करती, यानी फ्रीक्वेंसी सभी की सेम रहती है, रेडियस चाहे ज़्यादा हो या बड़ा, फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी फील्ड इज डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं आप, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेडियस पर। सो यहां पर हम लिखेंगे इट विल रिमेन अनचेंज। फिर समझ लीजिए, फ्रीक्वेंसी का रेडियस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप रेडियस चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आंसर हमारा इट विल रिमेन अनचेंज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग। आपने पढ़ा होगा कि गैल्वेनोमीटर का हम जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ टर्न बढ़ाकर, तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। आगे बात करते हैं। बाय सेवर्ट लॉ इंडिकेट दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी। आप बताओ वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर होता है? वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, ये आप लोग जानते होंगे। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अभी बताया था मैंने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये सही है। आगे बढ़ते हैं। A wire is fixed length is turned to form a coil of 1 turn. It is again turned to form a coil of 3 turns. If in both cases same amount of current is passed, then the ratio of the intensities of magnetic field produced at the center of the coil will be. ये कह रहा है एक वायर लीजिए, ठीक है, ये वायर लिया मैंने, इस वायर को मोड़कर हमने एक सर्कल बना दिया और हमने इसमें करंट पास किया और यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये होता है किसी भी सर्कुलर पाथ पर अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके सेंटर पर ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। ए है रेडियस, इसका रेडियस है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी वायर को आप मोड़कर 3 टर्न कर लीजिए, 3 बार टर्न कर लीजिए और करंट सेम रखिए, तो बताइए कि क्या होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड अब कितना गुना हो जाएगा? तो देखो बी डैश म्यू नॉट आई, करंट सेम रखा मैंने, लेकिन अब हमने क्या किया है, सॉरी करंट को भी हमने क्या किया, यहां पर करंट इज पास्ड बोथ के सेम करंट पास देन द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी। हमने यहां पर करंट को 1 मिनट चेक कर लेने दीजिए।
A wire is fixed length is turned to form a coil of 1 turn. It is again turned to form a coil 3 turns. अच्छा अभी हमने 3 टर्न्स कर दिया, हाँ 3 टर्न्स कर लिया है। देखो यहाँ एक होता है n, ठीक है, तो n अगर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा म्यू आई अपॉन 2a फॉर 1 टर्न। फॉर 1 टर्न हमने कर दिया n इक्वल टू 1, जब n इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना है n इक्वल टू 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 टर्न के लिए। और हमें क्या करें, रेडियस हमारा हो जाएगा 1/3। अगर आप 3 टर्न करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/3, सो ये हो जाएगा 1/3। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन ये a है, सो हो जाएगा ये 2a और यहाँ हो जाएगा 9। आप देख रहे होंगे 9 टाइम्स बढ़ चुका है, b डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स b। फिर से समझ लीजिए एक बार, एक वायर जिसका कुछ भी लेंथ होगा उसको मैंने ऐसे सर्कुलर में कर दिया, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, एन हमने 1 कर दिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2a हो गया। अब हमने उसको 3 बार उसी को घुमाकर 3 टर्न कर दिया, तो एन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ एन है, एन 3 हो जाएगा, यहाँ 3 रख दिया मैंने, और जो रेडियस है वो 1/3 हो जाएगा, तो हमने a/3 कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने देखा 9 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंक्रीज हो गया। चलिए तो ऑप्शन कौन सही है, 9 टाइम्स, ये सही है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 पर। इन द सर्कुलर कोइल रेडियस आर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल, अभी तो किया हम लोगों ने, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब B प्रोपोर्शनल टू 1/r, एकदम करेक्ट आंसर। कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। एमीटर में जब कन्वर्ट किया जाता है तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, यहां पर हम एक शंट लगाते हैं। शंट का मतलब होता है लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस हम लोग लगा देते हैं यहां पर पैरेलल में, याद रखिए पैरेलल में। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे लो रेजिस्टेंस रहेगा तो ज़्यादा ज़्यादा करंट यहां पर निकल जाएगी, मेरा गैल्वेनोमीटर बच जाएगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर होता है सेंसिटिव, ज़्यादा करंट पर वो जल जाता है बेचारा, उसको थोड़े से करंट में ही अच्छा लगता है। जो लोग होते हैं नहीं, अगर आप थोड़ा सा बोलो तो करने लगते हैं कोई काम, लेकिन अगर आप ज़्यादा बोलो तो बेचारे थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा ही है हमारा, थोड़ा सा करंट वो मेजर कर सकता है, थोड़े से करंट के लिए बनाया गया है। हल्का सा भी उसको आप बोल दोगे ना कि चलो ये काम कर दो, कर देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा डांट दो, ज़्यादा उसको लोड दे दो, तो बेचारा वो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा, खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो उससे बचाने के लिए हमसे क्या करेंगे, एक पैरेलल में लो रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ लगा देंगे ताकि मेरा गैल्वेनोमीटर बच जाए। जो करंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्ग को पसंद करे। करंट उसी रास्ते को पसंद करता है जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम होता है। इस रास्ते में रेजिस्टेंस कम होगा तो इसी रास्ते को ये प्रेफर करेगा। तो क्या है वैल्यू, इसे शंट बोलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग शंट रेजिस्टेंट स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल, बिल्कुल सही है। इंट्रोड्यूसिंग अ शंट है, ये रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू है, एंड पैरेलल, तो ये पैरेलल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। What happened to the magnetic field at the center of the circular current carrying coil if double the radius of the coil keeping the current unchanged? म्यू नॉट आई अपॉन 2a होता है। आपको क्या करना है कि डबल करना है रेडियस, यानी इसको डबल कर देना है। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 2a कर दीजिए, 2a कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2a और इंटू 1/2, 2a इंटू 1/2, मतलब ये हाफ हो गया। समझ लीजिए एक बार, आपने इस वाले फॉर्मूले में a को 2a कर दिया क्योंकि बोला गया डबल कर दीजिए। रेडियस को जैसे ही डबल कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, हाफ, यानी पहले से हाफ हो गया। इसे आप b डैश मान लीजिए, तो b डैश कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स b, ठीक है। ये b मान लेते हैं, क्या करना है, इसे b मान लीजिए। सॉरी ये b नहीं है, b हमारा कौन सा है, b हमारा ये है, ये b है। हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया है, क्या किया है, 2a कर दिया, रेडियस को डबल कर दिया, और हमने देखा कि ये पहले से हाफ हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो सीधी बात है भाई, सीधी बात है। आप खुद सोचो, अगर एक करंट कॉइल कंडक्टर है, अगर आप उसके रेडियस को बढ़ा दोगे, यानी करंट बहुत दूर दूर से जाएगा,
तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा क्या भाई, कम ही होगा ना, ज़्यादा तो होगा नहीं। इसका मतलब ये बोला है कि रिमेन्स अनचेंज, ये तो गलत ही बात है। डबल, ये भी गलत बात है। क्वार्टर और हाफ में कोई एक हो सकता है ना। सो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Two particles have the ratio of the velocities at 3:2 on the entering the field. If they move the different circular path, then the ratio of the radii of their path. देखिए अभी बताया मैंने, R इक्वल टू होता है mv अपॉन क्यूबी, mv अपॉन क्यूबी होता है, ये होता है। दो अल्फा पार्टिकल, ये ए पार्टिकल नहीं अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं। देखिए अल्फा पार्टिकल, दो अल्फा पार्टिकल है, यानी सेम पार्टिकल है, और ये जो क्या कर रहे हैं, दे मूव द डिफरेंट सर्कुलर पाथ देन द रेशियो ऑफ रेडियाई। वो डिफरेंट ये जो वेलोसिटी है उनकी 3:2 है। यहां देखो, अगर m सेम, दोनों अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब m सेम, q सेम, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है सेम। भाई तीनों सेम है, तीनों दोनों अल्फा पार्टिकल थे, तो r प्रोपोर्शनल टू v। अगर v 3/2 होगा, अगर v 3/2 होगा तो r भी क्या हो जाएगा 3/2। सो आंसर नंबर हमारा सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। यहां पर दोनों अल्फा पार्टिकल हैं, मास q b सब सेम, r प्रोपोर्शनल टू v, v जिस रेशियो में होगा r भी उसी रेशियो में होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। टू सोलेनॉइड्स हैविंग लेंथ l and 2l and number of loops n and 4n both have the same current, then the ratio of the magnetic field will be। देखिए फॉर्मूला क्या होता है सोलेनॉइड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ जो n होता है नंबर ऑफ लेंथ होता है, नंबर ऑफ टर्न होता है पर यूनिट लेंथ, तो इसे आप कह सकते हो म्यू नॉट n अपॉन एल आई। ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ जो n होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, तो या तो आप इसे लिखिए या तो आप इसे लिखिए, दोनों सही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई या फिर म्यू नॉट एन बाई एल। अब देखिए क्या बोला गया है, हम यहाँ लेते हैं B1 B2 कर लेते हैं। B1 के लिए लेंथ हम L लेते हैं और टर्न लेते हैं N, तो म्यू नॉट एन आई बाई एल। अच्छा B2 क्या हो गया, B2 हो गया, मैंने किया है लेंथ N को किया मैंने 4N, ठीक है, और लेंथ को कर दिया है मैंने 2L। ठीक है, N को 4N कर दिया, लेंथ को 2L कर दिया। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 2 जा 4 यानी म्यू नॉट एन आई बाई एल इन 2। सीधी बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो B1 बाई B2 कितना होने वाला है, B1 बाई B2 हो जाएगा 1:2। ठीक है, B1 बाई B2 यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 वाला वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो क्या लिखा गया है, देन द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। देखो अगर आप B1 बाई B2 करते हो, B1 बाई B2 तो 1/2 होगा, अगर B2 बाई B1 करते हो तो 2/1 होगा, दोनों में एक ही सही होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का। ठीक है, हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या किया, N को N रहने दिया और लेंथ को L रहने दिया। दूसरे वाले मैंने क्या किया कि N को मैंने 4N कर दिया और लेंथ को मैंने 2L कर दिया यहाँ पर, और हमने यहाँ कटा दिया। देखो ये 2 अलग हो गया और ये बन गया हमारा B1। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो लिख सकते थे B2 इज इक्वल टू B1 इंटू 2। अब बताओ B2 बाई B1 कितना आ जाएगा, B2 बाई B1 आ जाएगा, B2 बाई B1 आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है 2:1, तो B1 बाई B2 क्या मिल जाएगा 1:2। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप कुछ ऐसा लिया हुआ है तो आप देखोगे B1 बाई B2 1/2 और B2 बाई B1 2/1। तो ये अगर हम सीधा लें, क्योंकि पहले B1 है बाद B2 है, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारा 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, B1 बाई B2, क्योंकि पहले L है बाद में 2L है, तो पहले B1 बाद में B2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बात आते हैं। A circular current loop of magnetic moment M is an arbitrary orientation
is an external magnetic field B, the work done to rotate the loop by 30 degree about the axis perpendicular to the plane। बहुत अच्छी बात है। देखिए एक सर्कुलर करंट लूप है, ये सर्कुलर करंट लूप है इस तरह से, और ये इसका एक्सिस है, ये सर्कुलर करंट लूप, ये इसका एक्सिस। हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक्सिस है, मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। देखिए इसका ये है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो है वो दो एक्सिस हैं इसके, ये दो एक्सिस हैं। किसी भी चीज़ का तीन एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड, तो मैं मान लेता हूं कि ये एक एक्सिस है इस तरह से, और एक ये, और एक ये एक्सिस है। अब क्या करना है आपको कि इस कॉइल को घुमाना है, ऐसे करके इस कॉइल को घुमाना है, ठीक है। अब एक बात याद रखो, ये क्या है, ये इसका एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगा। सो देखो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी करंट कॉइल का, जिस भी करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है, तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, ये भी याद रखिए। मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है, कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर ही मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। व्हाट अबाउट एनर्जी, यू होता है एम बी माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर आप कॉस थीटा, कॉस 0 है तो यू कितना हो जाएगा, माइनस एम बी। अगर दोनों के बीच अगर एंगल 0 है, सॉरी एक मिनट, हाँ, दोनों के बीच एम और बी के बीच, दोनों के बीच एंगल अगर 0 डिग्री है तो यू हो जाएगा माइनस एम बी, ठीक है। अब आप इसे रोटेट कर लीजिए इसी तरह से। अगर आप इसे 30 डिग्री रोटेट करते हो इसको, तो इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप इसे रोटेट करोगे तो B और म्यू के बीच में कोई एंगल में फर्क नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, अगर इस कॉइल को आप 30 डिग्री रोटेट कर दोगे तो M म्यू और B के बीच के एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा। म्यू मतलब यहाँ पे M है, इसे आप M म्यू कह लो, आप एक तरह से म्यू कह लो, ठीक है। म्यू और M एक ही चीज बात है, मैं लिखता हूँ यहाँ म्यू और M एक ही चीज की बात है, डोंट बी कंफ्यूज, म्यू और M एक ही चीज की बात है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सही से ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। डोंट बी कंफ्यूज, मैं इसको यहाँ पर म्यू ही लिख देता हूँ, तो ये म्यू है यहाँ पर, डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज म्यू, म्यू बी। सो अब अगर इस कॉइल को हम घुमाते हैं तो म्यू और बी के एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वर्क में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एनर्जी क्या लिखा है, अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर, सो द वर्क डन टू रोटेट द लूप अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज, वर्क डन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उसे घुमाएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, पहले भी माइनस म्यू एम बी था और बाद में माइनस म्यू एम बी ही रहेगा। इसका मतलब वर्क हमें करना ही नहीं पड़ेगा। अगर इस कॉइल घुमाओगे तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डिपेंड करता है बी और म्यू के एंगल पर, और ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। सो वर्क आ जाएगा 0, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, बिकॉज work is depend on the angle between mu and B, or here there is no change of angle between mu and B because we turn the coil 30 degree angle, so चेंज यहां पर नहीं होगा, वर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्क 0 हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। A strong magnetic field is applied on a stationary electron than the electron। काफी अच्छी बात है। एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, बेचारा रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है, एक रुके हुए इलेक्ट्रॉन को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देंगे तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स होता है यहाँ पर क्यू वी बी साइन थीटा, और अगर v 0 हो जाएगा तो एफ बी क्या हो जाएगा, 0, कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब तक ये चलेगा नहीं कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो एक स्टेशनरी चार्ज पर अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब देखो ऐसे, जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा हो, जो बच्चा एकदम पढ़ाई से संन्यास ले लिया हो, बस पबजी फ्री फायर्स वगैरह खेल रहा हो, उसे पढ़ना लिखना ही नहीं है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है कल टेस्ट हो या परसों टेस्ट हो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या भाई? जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, जिसकी स्पीड होगी, वो सोचेगा कि हाँ मेरा
कल मेरा तैयार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, परसों मेरा तैयार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं टेस्ट में कैसे नंबर आएंगे अच्छे ज़्यादा जो भी है। लेकिन जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा हो, मतलब जीरो वेलोसिटी जीरो, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना मैथमेटिक फील्ड का। सो उस पर पढ़ाई के फील्ड का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो यहाँ फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर क्या है, रिमेन्स स्टेशनरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेचारा जहाँ था वही पड़ा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अ करेंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज करेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 2 मीटर। अब आप देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है कि वेस्ट, देखो हम मान लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं वेस्ट और ये मान लेते हैं हम लोग ईस्ट, ठीक है, और ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है। चलिए ठीक है, ठीक है। सो मतलब ये हो गया कि देखो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये साइड नॉर्थ है और आप साउथ में हो। ध्यान देना, ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, बोर्ड हमारा नॉर्थ है और आप साउथ हो, ठीक है, ख्याल रखना आप। अब देखो करंट जो जा रहा है वो जा रहा है वेस्ट से ईस्ट, भाई वेस्ट से ईस्ट जा रहा है तो करंट गया। अब आप क्या कर रहे हो कि आप 2 मीटर ऊपर रख रहे हो, एक निकालना चाह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो देखो ये है हमारा, ये वायर है, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड है जो फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है, ठीक है। अब देखो, अब इसको पकड़ते हैं इस तरह से, हमने बनाया था लेफ्ट हैंड थंब रूल, तो आप इसे पकड़ लीजिए इसको ऐसे करके। अब देखो क्या होने वाला है, ये देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड जो, सॉरी एक मिनट, करंट कैरिंग करंट, हाँ करंट कैरिंग करंट हमारा ऐसे है, हाँ ठीक है, ये करंट कैरिंग करंट है, इसको हम पकड़ लिए ऐसे करके राइट हैंड से। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, इस तरह से, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ। अब ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ से निकल रहा है ऐसे, ये ध्यान देना, ऐसे जाकर ऐसे निकल रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ से साउथ, अंदर से बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर से बाहर की तरफ। अगर करंट हमारा होगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो जो हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस बात को ध्यान रखिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ से साउथ, ठीक है। 1 मिनट इस बात को ध्यान देना है आपको, अगर कंफ्यूज हो ध्यान दीजिए इस तरह से। देखिए ये हमारा वेस्ट से ईस्ट करंट है हमारा, ठीक है, यहां आपने रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एक चार्ज 2 मीटर ऊपर, 2 मीटर। अगर आप इसको ध्यान दें, ऐसे देखें, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे देखिए, अगर अब ऐसे देखेंगे तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है। ये देखिए, मैं हाथ देखिए ऐसे पकड़ा है मैंने, ऐसे, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया ऐसे की तरफ। ये देखिए ये मैग्नेटिक कहाँ आ रहा है, आपकी तरफ, यानी इधर, तो नॉर्थ से साउथ। मैंने क्या कहा था, ये नॉर्थ ये साउथ, वेस्ट ईस्ट, ये वेस्ट ये ईस्ट, ये नॉर्थ ये साउथ। तो जैसे ही अगर आप इससे 2 मीटर ऊपर कोई चीज़ रखेंगे या वहां पर निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देखिए इसको पकड़िए राइट हैंड से, ये थंब है, ये देखिए ये आपका आ जाएगा इधर की तरफ, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ पॉइंट करेगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए आप, अगर वेस्ट से ईस्ट हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके ऊपर आप निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इसके ऊपर इधर देखिए, इसको पकड़ लीजिए राइट हैंड थंब से, राइट हैंड से जो थंब होगा वो दिखाएगा करंट डायरेक्शन, और ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए ऊपर जो होगा वो हो जाएगा बाहर से अंदर की तरफ, सॉरी अंदर से बाहर की तरफ, दैट इज नॉर्थ से साउथ की तरफ, बोर्ड से आप की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर हमारा नॉर्थ साउथ हो जाएगा। 23 क्वेश्चन दिखाते हैं। द मैक्सिमम करेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम, यानी जी दिया हुआ है 40 ओम, ठीक है। 10 मिली एम्पियर करंट दिया है, यानी आई जी दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर मतलब होता है 10 × 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। अब इट इज कन्वर्टेड टू वोल्ट मीटर दैट द रीड कैन अप टू 50 वोल्ट। तो देखिए ये होता है आई जी इज इक्वल टू V/G+R, मैंने कराया था आपको, आई जी इज इक्वल टू V+R फॉर्मूला कराया था मैंने। आई जी कितना दिया है 10 मिली एम्पियर, 10 × 10 पावर -3, V दिया है 50, G दिया हुआ है हमारे पास, V दिया है 50 और G दिया 40 + R, ठीक है। अब देखिए ये कट गया है कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 40 प्लस आर की जो वैल्यू आ जाएगी 5/10⁻³ दैट इज 5 × 10⁻³ दैट इज 5000। ठीक है, फिर समझ लीजिए 40 प्लस आर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, जब नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा 5000 हो जाएगा। सो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 5000 - 40 दैट इज कितना आंसर हो जाएगा 4960 ओम। तो आर हम निकाल चुके हैं 4960, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट बाय दिस फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं 24, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटर द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, both have same kinetic energy, which of the following is true? देखिए R क्या होता है, R होता है mv/qb, mv/qb। अच्छा, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन हमारे पास है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब दोनों का चार्ज सेम होगा, चार्ज क्या है दोनों का सेम है। अब अगर चार्ज सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, इसका मतलब R प्रोपोर्शनल टू M। अब बात समझो, अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों को फेंक देते हो सेम स्पीड से, वेलोसिटी सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम और चार्ज दोनों पे सेम होता है, तो दोनों में सबसे ज्यादा कर्व कौन होगा या सबसे कम कर्व कौन होगा? तो यहां देखिए रेडियस प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मास, जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा बड़ा रेडियस लेगा, जिसका मास कम होगा वो कम रेडियस लेगा। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बात कर रहा हूं, दोनों को आपने मैग्नेटिक फील्ड फेंक दिया है, सेम वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड सेम हो गया, चार्ज सेम हो गया, R प्रोपोर्शनल टू M, जिसका मास ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, वो बड़ा रेडियस लेगा, जिसका मास कम वो कम रेडियस लेगा। और यहाँ देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन कर्व, किसका कम होगा? इलेक्ट्रॉन की मास कम होता है तो इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री कम होगी, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कम होता है, लेस होता है, इसलिए R भी कम होगा, तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस कर्व, बिल्कुल सही बात है, दिस इज करेक्ट। मास कम रेडियस कम, तो मास कम है रेडियस कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो रेडियस कम होगा, तो लेस कर्व लेगा, तो सही बात है। क्वेश्चन नंबर 25, अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस, एक करंट लूप प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट लूप को रखोगे, कॉन्सेप्ट को याद रखो, एक करंट लूप को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, ये बात याद रखिए, फोर्स एंड टॉर्क दोनों लगेगा, घुमा देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा 90 डिग्री नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा वो है वो हमारे पास वेरिएबल है, और अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी को भी रखेंगे तो उसे घुमा देगा, टॉर्क लगेगा, तो फोर्स और टॉर्क दोनों लगने वाला है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है? देखिए मैग्नेटिक फोर्स न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इस बात को याद रखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? नहीं करता, क्यों नहीं करता? न्यूटन लॉ होता है एक्शन रिएक्शन, मतलब एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए, और मैग्नेटिक फोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, मैग्नेटिक फोर्स का एक्शन का रिएक्शन नहीं होता, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो कभी नहीं करता। तो आंसर क्या है? मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, करेक्ट आंसर सेकंड। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, देखो ये विच है भैया, डब्ल्यू हट गया तो हिच लग रहा था वो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैग्नेटिक, पहले एक बात समझिए, किसे कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन? इंडक्शन नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना भाई, कि कहीं भी इंडक्शन लिखा है तो वो इंडक्शन वो वाला है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो 5 होता है ना वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बोल रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप लोग पढ़ेंगे बाद में मैग्नेटिज्म चैप्टर में, फिलहाल मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका यूनिट वही होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट वही होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा। तो देखो गॉस होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, लेकिन ऑस्टर नहीं होता है।
तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर क्या होगा, जो नहीं है वो होगा, जो नहीं है वो होगा। कौन नहीं है, ऑस्टड नहीं है, तो ऑस्टड हमारा आंसर सही होगा, ये आंसर सही है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कौन सा नहीं है, टेस्ला है, गॉस है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ऑस्टड नहीं है, तो ऑस्टड हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इफ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव्स पैरेलल टू ईच अदर सेम डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को अगर आप सेम डायरेक्शन में इंटर करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है हमारा और प्रोटॉन इधर जा रहा है हमारा, दोनों को आप ए डायरेक्शन में सेंड कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, सो क्या होने वाला है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आप इधर करेंगे तो करंट रिवर्स हो जाएगा। जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है करंट उसका उल्टा होता है, ध्यान देना, जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है करंट उसका उल्टा होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट आने वाला है इस जगह पर वो कुछ ऐसे आगे करंट हो जाएगा, और यहाँ करंट हो जाएगा ये वाला करंट, क्योंकि प्रोटॉन इधर जा रहा है। जिधर प्लस जाएगा उधर करंट होगा, तो अगर प्लस इधर जा रहा है तो करंट यहाँ होगा, I2 मान लेते हैं, और अगर माइनस इधर ऊपर जा रहा है तो करंट नीचे हो जाएगा। दोनों क्या हो गए, एंटी हो गए। अगर एंटी होंगे तो रिपल करेंगे, आंसर आएगा रिपल टू ईच अदर। समझ लीजिए फिर से, दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसका मतलब ये नहीं होगा कि दोनों अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम करंट की बात कर रहे हैं, पैरेलल करंट अट्रैक्ट करते हैं। पैरेलल करंट कब होगा, प्लस इधर मूव करेगा उधर ही करंट होगा, लेकिन माइनस इधर मूव करेगा उसका उल्टा करंट होगा। तो ये करंट नीचे आ गया, ये करंट ऊपर आ गया, तो होगा एंटी पैरेलल, इसलिए करेंगे रिपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। A charge plus q sent through a magnetic field, the force acting on its maximum when the angle between the direction of motion of the charge particle and the magnetic field। आप जानते हो F इज इक्वल टू होता है QVB sin थीटा। फोर्स कब होगा मैक्सिमम, यहां पूछा गया है फोर्स कब होगा मैक्सिमम, फोर्स कब होगा मैक्सिमम, जब थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। उस केस में F कितना हो जाएगा, F आ जाएगा QVB, तो 90 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा मैक्सिमम फोर्स के लिए, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन 30। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। अच्छा, इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल डबल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाफ, देन रेडियस बिकम। देखो R का फॉर्मूला क्या होता है, R होता है mv/qb। क्या कह रहा है, कह रहा है वेलोसिटी को तो आपको वेलोसिटी को आपको डबल करना है, इसको डबल करना है, वेलोसिटी डबल करना है और मैग्नेटिक फील्ड हाफ करना है। ठीक है, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी को डबल कर देंगे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर देंगे। वेलोसिटी को डबल करना है और मैग्नेटिक फील्ड को हाफ करना है। ठीक है, सो R2 कितना हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा हमारा mv/qb इंटू 4, mv/qb इंटू 4। ध्यान दीजिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को हाफ करना है, वेलोसिटी को डबल करना है, वेलोसिटी को डबल कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दिया, और आप समझ गए होंगे अब जो R2 है वो R1 से 4 गुना बढ़ गया, तो जो रेडियस होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन MCQ लगाए हैं। अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, हम इतने क्वेश्चन लगाएंगे कि एक भी कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं। एग्ज़ाम में आप फोड़ के आओगे एकदम 100 ऑफ 100, मतलब जितने मार्क्स का है उतने ऑफ उतने। सो आप हमारे चैनल पर जुड़िए, दोस्तों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। मेन बात यह है कि पढ़ाई कीजिए और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखिए, कोई डाउट हो कमेंट में लिखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। सो अभी और भी MCQ बाकी है, तो आज की क्लास में इतना ही।